पेन कहाँ है इसका? गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या? एक बार ऑनलाइन बच्चों बताना। यस अच्छा, कुछ आपको कल याद करने को दिया था टॉपिक। आई थिंक यूनिट 3 का रिमेनिंग टॉपिक दिया था आपको, कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिफल के बदले मजबूर किया जाता है कि वो जीवन में कभी भी विवाह नहीं करेगा, तो किस में कवर होगा? कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ तो है, लेकिन कैटेगरी कौन सी आएगी? विवाह में बाधा डालने वाले समझौते। ठीक है, इसका कोई अपवाद है? आपने पढ़ा है? अवयस्क शादी रोको अधिनियम एक है आपका, जिसके अंतर्गत क्या है, अवयस्क के विवाह को रोका जा सकता है। इसके अंदर आपने पढ़ा था कोई भी व्यक्ति, भारतीय जो नागरिक है, किसी भी तरीके का व्यापार व्यवसाय या पेशा कर सकता है, और यह फ्रीडम उसे किसने दी है? भारतीय संविधान ने दी है। पर वो कैसा होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को वैधानिक पेशा करने से रोका जाता है, ठीक है, तो इसे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ मानेंगे। पर इस नियम के कुछ अपवाद थे। अगर ए ने कोई गुडविल खरीद ली, बी की गुडविल खरीद ली ए ने, और उसने प्रतिबंध लगाए कि तुम इस स्थानीय सीमा में इतने समय तक इस तरीके का व्यवसाय नहीं कर पाओगे, तो वैध है या व्यर्थ है? वैध है। ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिबंध उचित होना चाहिए। आप हमेशा के लिए रोक नहीं लगा सकते, हर जगह पूरे भारत में रोक नहीं लगा सकते, सिर्फ कुछ समय के लिए लगा सकते हो और पर्टिकुलर एरिया में ही लगा सकते हो। इसमें बेटा सबसे ज़्यादा 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, एक तो सेवा के अनुबंध और एक ख्याति का विक्रय। सेवा के अनुबंध में वो डॉक्टर कंपाउंडर वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है? ए ने बी से बोला जब तक मेरे यहाँ असिस्टेंट के रूप में काम करोगे उस समय के दौरान तुम निजी व्यवसाय नहीं करोगे। अगर वो करने लग जाए तो उपचार क्या है? न्यायालय की निषेधाज्ञा। न्यायालय की निषेधाज्ञा द्वारा उसे रोका जा सकता है। वैधानिक कार्रवाई में रुकावट वाले समझौते पढ़े थे, धारा नंबर 28। देखो लगातार याद करना। 26 में विवाह में बाधा, 27 में व्यापार में बाधा, और 28 में वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले समझौते। या तो एक व्यक्ति को पूर्णतः वैधानिक कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है, या कानूनी कार्रवाई करने की समय सीमा निर्धारित कर दी जाती है। क्या इसका कोई अपवाद है? कौन सा? पंचनामा। इसको आईसीआई ने 2 तरीके से दिया है। विद्यमान विवाद को हम न्यायालय में नहीं जाकर के कहाँ सौंपेंगे? पंच निर्णय में, पंचनामे में। तो ये वैध है। और दूसरा क्या था इसके अंदर? भावी या भूतकालीन विवाद है तो हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, कैसे सेटल करेंगे? पंचनामा। याद आ रहा है? बाजी के ठहराव महाराष्ट्र गुजरात में क्या होते हैं? अवैध। बाकी भारत में व्यर्थ होते हैं। याद आ रही है चीज़ें? फिर हमने बोला था लॉटरी है, ये अपने इसमें ली जाएगी। पर मुझे ये बताओ, क्या स्कंद विनिमय के लेन देन, स्टॉक एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन, क्या इसके अंदर शामिल होते हैं? क्या बीमा के अनुबंध शामिल होते हैं? बीमा के अनुबंध नहीं होते। अगर आपके इनामी प्रतियोगिता है, पिक्चर कंपटीशन है, या फिर आप मान लो ये क्रॉसवर्ड पजल आ गई, क्या ये शामिल होते हैं? नहीं होते? होते हैं। परंतु यदि ये योग्यता और चातुर्य पर आधारित है, योग्यता या चातुर्य पर आधारित है, और इनाम की राशि कितने रुपए से नीचे? 1000 से नीचे है, तो ये वैध माने जाएंगे। कितने रुपए से नीचे की घुड़दौड़ बाजी के ठहराव में ली जाएगी? 500 रुपये से नीचे वाली, मतलब 500 या ऊपर वाले वैध हो गए। याद आ रही है चीज़ें? तो हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे थे बेटा, उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं अपने। हाँ होते हैं।
वो आपके योग्यता वाले हो गए पहली चीज़ तो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मल लिमिट है बेटा, इससे ज़्यादा के लिए आपको क्या लेनी पड़ती है, परमिशन। हाँ, वही चीज़ मैंने कल भी एग्जाम्पल में बताई थी, केबीसी में करोड़ भी देते हैं, क्या लेनी पड़ती है, परमिशन। सरकार को टैक्स रेवेन्यू मिलता है वहाँ पे, फिर वो पैसे लेकर के अलाउ करते हैं, परमिशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक लिया था, कोई मुझे बता सकता है? 8 तक। 9th वाला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं बेटा। देखो एक बार, अब आपने यूनिट पूरी मेरे साथ रिवाइज करी है तो आपको आने चाहिए अब ये क्वेश्चन। दोनों को विश्वास है, दोनों पक्षकार विश्वास करते हैं और वो चीज़ गलत निकल जाए, किस में ली जाएगी? दोनों पक्षकार विश्वास करते हैं, गलती, द्विपक्षीय गलती, धारा 20, अनुबंध व्यर्थ। याद कराया था, देखो दोनों पक्षकारों की जानकारी के बिना शब्द आ जाए या आ जाए दोनों पक्षकार विश्वास करते हैं, 100% किस में जाएगा? द्विपक्षीय गलती। धारा क्या लगेगी? 20। अनुबंध क्या होगा? व्यर्थ। ये देखो आ रहा है, धारा 20 लगेगी, अनुबंध व्यर्थ या शून्य माना जाएगा। दोनों पक्षकार ऐसी भूल पे है जो विशेषकर कलाकृति या उसकी गुणवत्ता के बारे में करार का आधार है। आप तो सिंपल ले आना, दोनों पक्षकारों की गलती है, द्विपक्षीय गलती में लिया जाएगा, धारा 20 के अनुसार अनुबंध व्यर्थ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं बट अपने लॉजिक क्लियर करेंगे। स्टार्ट करेंगे 10th का फर्स्ट पार्ट। आप लोगों को ही आंसर करना है और आंसर मत देखना, एक बार अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करो। कुछ ऐसा एग्जाम्पल पढ़ा था, ये आपका है अनैतिक, हस्बैंड से डिवोर्स ले लो, मुझसे शादी कर लो, ऐसा एग्जाम्पल आया था। तो आपने पढ़ा था अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल, धारा 23, उसके 7 पॉइंट में से एक अनैतिक भी था कि नहीं था? क्या होगा अनुबंध तुम्हारा? शून्य यानी कि व्यर्थ। तो ये पहला पॉइंट है, शून्य या व्यर्थ माना जाएगा, धारा लगेगी 23, अनैतिक होने की वजह से आप इसमें कवर करोगे। सेकेंड देखो, लिख लेना, यहाँ पे वर्ड नहीं दिया है, आप याद रखना, अनैतिक में कवर करना इसको। धारा 23 में भी कौन सा पॉइंट लगेगा? अनैतिक वाला। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, दोनों पक्षकारों की जानकारी के बिना शब्द आ रहा है भाई, अभी अभी बताया था, द्विपक्षीय गलती, धारा 20, अनुबंध व्यर्थ। तीसरा पढ़ो, ख्याति बेच रहा है और कह रहा है भारत में कहीं भी इस तरीके का व्यापार नहीं करोगे, व्यर्थ होगा क्योंकि प्रतिबंध अनुचित है, प्रतिबंध अनुचित है, आप पूरे भारत में रोक नहीं लगा सकते, पर्टिकुलर एरिया में ही लगा सकते हो। याद ये चीज़ें। नेक्स्ट देखो, प्रकाश और गिरीश में अनुबंध है कि एक दूसरे की सहमति के बिना वाद प्रस्तुत नहीं करेंगे, व्यर्थ है। कौन सा? वैधानिक कार्रवाई में रुकावट, वेरी गुड, धारा नंबर 28, धारा 28, याद आ रही है चीज़ें। नेक्स्ट देखो, रामा मूर्ति भारतीय नागरिक है, विदेशी मित्र के साथ अनुबंध करता है, वैध या व्यर्थ? कर सकता है, वैध, याद रहेगा। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से करने हैं, इस तरीके के, और बहुत हाईली स्कोरिंग क्वेश्चन है। अगर आ गया एग्जाम में तो कितने नंबर का आता है? सीधे 10 नंबर का। एक नंबर में तो आप ये बताते हो वैध है या व्यर्थ है, और एक नंबर में आप बताते हो कारण कि किस वजह से। जैसे पहले वाले की बात करें तो हमने बोल दिया कि भाई ये व्यर्थ है, पर क्यों है? अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल, धारा 23, अनैतिक होने के कारण व्यर्थ है। समझ आ रही है चीज़? सेकेंड वाला क्यों व्यर्थ है? द्विपक्षीय गलती, धारा 20, द्विपक्षीय गलती की वजह से व्यर्थ है। फोर्थ वाला बोला अवैधानिक कार्रवाई, मतलब वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले समझौते, धारा 28, इस वजह से व्यर्थ है, कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है। याद आ रही है चीज़ें? तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट एक देखो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें ये लगे कि एक वकील को रिश्वत दे रहे हैं और उससे क्या बोल रहे हैं कि तुम जो है ना मेरे विरोधी का केस मत लड़ो, तो उसे किस में लिया जाएगा? धारा 28, वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले समझौते। अगर सार्वजनिक अधिकारी को रिश्वत दिया तो वो था सार्वजनिक पदों की बिक्री, याद आ रहा है? जज को रिश्वत दिया तो न्यायालय के मार्ग में हस्तक्षेप, ठीक है, और दायित्व के विरुद्ध हित उत्पन्न करना अगर दिया निजी ऑफिसर को, और लॉयर को दिया तो किस में करोगे? धारा 28, वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले समझौते। अब इसको पढ़ के देखो, मिस्टर सेठ जो हैं वो एक उद्योगपति हैं,
लंबे समय से उनका मिस्टर रमन के साथ कोई केस चल रहा है, कानूनी लड़ाई चल रही है। अपनी कानूनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक लॉयर, कानूनी सलाहकार मिस्टर एक्स की सेवाएं प्राप्त की। मिस्टर एक्स बताते हैं कि वह मिस्टर सेठ 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए मिस्टर एक्स को देंगे यदि वह मिस्टर रमन का केस ना लड़े। मतलब लॉयर को रिश्वत दे रहे हो कि मेरे विरोधी का केस नहीं लड़ोगे तो इतने रुपए दूंगा। मिस्टर एक्स इस बात से अपनी सहमति जता देते हैं। मुकदमा समाप्त होने के बाद में मिस्टर सेठ ने क्या बोला, 5 लाख रुपए दो। अब मिस्टर एक्स जो है वो मना कर रहे हैं। निर्णय करें कि क्या मिस्टर एक्स भारतीय अनुबंध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत मिस्टर सेठ से 5 लाख रुपए वसूल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों? कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है। अब इसका जो आंसर दिया हुआ है ना, आप ये वाला आंसर मत दे के आना, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2-3 अटेम्प्ट पहले। उसमें आंसर में क्या गई है, धारा नंबर लिख लो कहीं भी, धारा 28, वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले समझौते। तो आपको वो वाला पॉइंट बताना पड़ेगा। एक ऐसा अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्षकार को पूर्णतः वैधानिक कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है, या जिस समय सीमा में विवाद प्रस्तुत कर सकता है उस समय सीमा को कम कर दिया जाता है या निर्धारित कर दिया जाता है, तो इसे वैधानिक कार्रवाई में रुकावट वाले समझौते माना जाएगा और अनुबंध व्यर्थ होगा। याद आ रही है चीज़ें? तो वो चीज़ आप यहाँ पर देखे आना। अनुबंध तुम्हारा शून्य तथा व्यर्थ होगा। इस प्रश्न में पूछी गई समस्या वैध अनुबंध की मूल आवश्यकता पर आधारित है। वैध अनुबंध की मूल आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी अनुबंध ऐसा नहीं हो सकता जो अवैधानिक हो या अवैध हो या शून्य हो। व्यापार, विवाह या वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले समझौते अवैध माने जाते हैं। बोल तो ये भी ये रहा है, लेकिन आप डिस्क्राइब क्या करके आओगे? वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले समझौते। धारा 28 के अनुसार आपका आंसर जाना चाहिए। कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित है, व्यर्थ माना जाएगा। आंसर ये वाला मत लेना, मैं आपसे बोल रही हूँ आंसर में क्या आ जाएगी, धारा 28। वैध अनुबंध का आवश्यक तत्व है कि कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए, और उसी का एक पॉइंट था वैधानिक कार्रवाई में रुकावट डालने वाले समझौते, उसके अनुसार आएगा ये। और एक लाइन लिख लो, याद रखना, लॉयर को रिश्वत देना या वकील को रिश्वत देना, एक लाइन लिखवानी, लिख लो, वकील को रिश्वत देना, वकील को रिश्वत देना कि वह विरोधी पक्षकार का केस ना लड़े। एरो लगा के लिखना, वैधानिक कार्रवाई में बाधा डालने वाले समझौतों में लिया जाएगा। वैधानिक कार्रवाई में बाधा डालने वाले समझौतों में लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ो नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन। एक्स ने वाई का 5 साल तक सहायक बनने का स्वीकार कर लिया। वाई एक डॉक्टर है। जब तक मेरे यहाँ सहायक के रूप में कार्य करोगे, कोई दूसरी जगह कार्य नहीं करोगे। कितने समय का एग्रीमेंट है? 5 साल का। 1 वर्ष के अंत में ही एक्स ने वाई के सहायक के रूप में काम करना छोड़ दिया और डॉक्टर के रूप में कार्य करने लग गया। अब आपको ये पूछा गया है कि क्या एक्स की डॉक्टर के रूप में कार्य करने से, एक्स को डॉक्टर के रूप में कार्य करने से रोका जा सकता है? रोका जा सकता है। क्या लेंगे? न्यायालय की निषेधाज्ञा। आंसर आप पढ़ लेना एक बार, बस एक चीज़ यहाँ पे और कर लेना, एक्स को निषेधाज्ञा द्वारा, एक्स को निषेधाज्ञा द्वारा लुधियाना में डॉक्टर के रूप में कार्य करने से रोका जा सकता है। धारा आपको पता है, धारा 27, व्यापार में रुकावट डालने वाले समझौते, और उसका कौन सा अपवाद लिया जा रहा है? सेवा के अनुबंध। भाई सामान्यतः व्यापार या व्यवसाय को प्रतिबंधित करने वाले समझौते शून्य तथा
व्यर्थ होते हैं, लेकिन सेवा के अनुबंध जो है वो आपके वैध माने जाते हैं। सेवा के अनुबंध यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे बंधन पर सहमत है जब तक वह वहाँ पे सेवारत है, नियोक्ता से प्रतिस्पर्धा का कार्य नहीं करेगा, कंपटीशन नहीं करेगा, ठीक है, ना तो डायरेक्टली ना ही इनडायरेक्टली, ऐसी कोई भी सेवा नहीं करेगा। और ऐसा प्रतिबंध जो है वो व्यवसाय पे रुकावट नहीं माना जाएगा। मतलब क्या माना जाएगा? वैध। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, धारा नंबर कौन सी चल रही है तुम्हारी? 27। 500 रुपये या अधिक की घुड़दौड़ वैध है या व्यर्थ है? वैध। अवैध नहीं है, वैध मानी जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 2 लगेगा। इनमें से सही उत्तर चुनना है। एक्स अपने फुटकर स्टोर की ख्याति वाई को 5 लाख में बेच देता है, वादा करता है पूरे भारत में ऐसा व्यापार नहीं करेगा। ये तो व्यर्थ है। व्यापार में रुकावट, धारा 27 शून्य, क्योंकि प्रतिबंध उचित नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये वाला मैं समझाऊंगी नहीं तो आपको नहीं आएगा। एक बार देखो, ये वाला समझाती हूँ। देखो बेटा, मैंने एक वर्कर हायर किया, अपने घर पे बुलाया काम करने के लिए। मैंने उससे बोला भैया इस काम के कितने रुपए लोगे? उसने मुझे बोला जो आपको सही लगे मैडम आप उतना दे देना। मैंने उससे फिर बोला कि भैया बता दो जितना आपको चाहिए, उतने हिसाब से बात कर लेते। बोले नहीं नहीं, आप तो जो दोगे सही है। अब मैंने क्या किया, काम करने के बाद में उसको कुछ पेमेंट किया, पर वो इस पेमेंट से संतुष्ट नहीं है। क्या मेरे पे वाद प्रस्तुत कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह अनिश्चित अर्थ वाला समझौता है, प्रतिफल अनिश्चित है। समझ आ रही है चीज़ की नहीं आ रही है? बताओ। धारा 29। अब इसको क्या दिया है यहाँ पे देखो, एम ने वादा किया कि एन की सेवाओं के लिए उतना भुगतान करेगा जितना एम की इच्छा के अनुसार उचित व न्यायपूर्ण होगा, और इसका निर्णय भी कौन करेगा? एम ही करेगा। भुगतान मिलने पर एन इस भुगतान से संतुष्ट नहीं होता, तो क्या वो एम के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है? नहीं कर सकता। आपको सिर्फ कहाँ से लेना है? देखो, एन द्वारा किया गया दावा वैध नहीं होगा। फिर यहाँ से करना, भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 29 के अनुसार ऐसे अनुबंध जिनका अर्थ निश्चित ना हो या सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा। किस में कवर करना? अनिश्चित अर्थ वाले समझौते, अनिश्चित अर्थ वाले समझौते। ठीक है, ये वाली लाइनें आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ देख लेना कि भाई कवर किस में होगा? अनिश्चित अर्थ वाले समझौते। इस यूनिट के अंदर बेसिकली जो हमसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमसे या तो पूछे जाते हैं, देखो लगातार हमने पढ़े हैं 26 से लेकर के 30 तक। 26 में विवाह में रुकावट, 27 में व्यापार में रुकावट, 28 में वैधानिक कार्रवाई में रुकावट, अनिश्चित अर्थ वाले समझौते, और 30 में बाजी के ठहराव। इसमें सबसे ज़्यादा एग्जामिनर के फेवरेट है 27, 28, जिन पे वो केस स्टडी बनाता है। ठीक है, 27 के अंदर भी अगर स्पेशली बात करूँ, एक तो ख्याति का विक्रय और एक सेवा के अनुबंध में, उनमें ज़्यादा पूछता है। और वैधानिक कार्रवाई में याद रखना लॉयर को रिश्वत देना, वो इसमें आएगा। इसके बाद बात करें तो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी धारा 11 से। अनुबंध सिर्फ 3 पक्षकार कर सकते हैं, वयस्क, स्वस्थ मस्तिष्क और जो कानून द्वारा योग्य नहीं है। मतलब कानून करने में सक्षम व्यक्ति, सक्षम व्यक्ति, वो यहाँ कवर किए थे धारा 11 में। उसके बाद में हमने पढ़ी थी धारा 14, सहमति स्वतंत्र मानी जाएगी अगर वह निम्न कारणों से नहीं है। ठीक है, याद आ रहा है? और उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती। उत्पीड़न की धारा थी तुम्हारी 15, 16 में अनुचित प्रभाव, कपट 17 में, मिथ्या वर्णन 18 में,
19 में आएगा इन चारों का प्रभाव व्यर्थ नहीं होता है, और 2 अपवाद थे, याद आ रहा है? प्रभाव दिया हुआ है सेक्शन नंबर 19 में, ठीक है। उसके बाद में गलती 20, 21, 22, ठीक है। इसके बाद में एक धारा और कर लेना, धारा 23, अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल अनुबंध व्यर्थ। अवैधानिक उद्देश्य व प्रतिफल अनुबंध व्यर्थ, ये हमने ओवरऑल एक समरी करी है। केस एक ही करना है इस यूनिट में, कौन सा? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। मोहरी बीबी बनाम धर्मदास घोष, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2, तो यूनिट 3 आप करीब करीब कर चुके हो। अब हम लेने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 है तुम्हारी प्रतिफल की यूनिट है। बदले में कुछ होता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिफल। प्रतिफल एक लैटिन मैक्सिम है आपका, क्विड प्रो को। क्विड प्रो को का मतलब क्या होता है? बदले में कुछ, और बदले में कुछ होता है बेटा, उसी को क्या बोला जाता है? प्रतिफल। एक केस आया था मीसा क्यूरी का, मीसा बनाम क्यूरी, जिसमें ये बताया गया था जरूरी नहीं है कि प्रतिफल से दोनों पक्षकारों को लाभ हो, एक पक्षकार को शारीरिक हानि क्षति भी उठानी पड़ सकती है, ठीक है। हाँ, वो कुली वाला एग्जाम्पल दिया था, याद आ रहा है? वैष्णो देवी वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, ठीक है। केदारनाथ मूवी, पिट्ठू आदमी आदमी को ऊपर लेके जा रहा है, तो एक पक्षकार को तो क्या मिलेगा? अधिकार लाभ हित, और दूसरे पक्षकार को शारीरिक क्षति या नुकसान भी पहुंचाना मिल सकता है। यही पढ़ा था ना अपन ने। तो मीसा क्यूरी में क्या है? एक पक्षकार को तो अधिकार लाभ या हित होगा, और दूसरे पक्षकार को शारीरिक क्षति हानि या फिर दायित्व उठाने पड़ेंगे। ये बताया गया मीसा क्यूरी के केस में। इसके बाद में इसकी परिभाषा दी गई। परिभाषा की धारा है तुम्हारी धारा 2D। धारा 2D, धारा 2D क्या कहती है भाई? वचनदाता की इच्छा पर। किसकी इच्छा पर? वचनदाता की इच्छा पर। देगा कौन? वचन ग्रहीता अथवा अन्य व्यक्ति। कुछ कार्य कर चुका है अथवा नहीं कर चुका है, कुछ कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, कुछ कार्य करने अथवा नहीं करने का वचन देता है, तो वह कार्य करना, नहीं करना या वचन देना प्रतिफल कहलाता है। देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई भी मिलेगी आपको। क्विड प्रो को हो गया, प्रतिफल की परिभाषा दी हुई है, देखो इसे एक बार पढ़ते हैं। किसकी इच्छा पर होना चाहिए प्रतिफल? वचनदाता की इच्छा पर। जब वचनदाता की इच्छा पर, देगा कौन? वचन ग्रहीता अथवा अन्य व्यक्ति कुछ कार्य कर चुका है अथवा विरत रह चुका है, मतलब नहीं कर चुका है, कुछ कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, कुछ कार्य करने अथवा नहीं करने का वचन देता है, तो वह कार्य करना अथवा नहीं करना अथवा वचन देना ही प्रतिफल कहलाता है। छोटी क्लासेस में अनसीन पैसेज किया है, तो सोचो ये पैसेज तुम्हें दिया हुआ है, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उनके आंसर करो, ठीक है। अभी तक जो तुमने प्रतिफल के बारे में पढ़ा उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, क्विड प्रो को का मतलब क्या होता है? बदले में कुछ। मैंने आपसे कहा मेरा पेन खरीद लो 100 रुपये में, और आप रेडी हो गए,
मेरे लिए प्रतिफल 100 रुपये जो आप मुझे दोगे, आपके लिए प्रतिफल पेन जो मैं आपको दूंगी। ठीक है। मीसा क्यूरी का केस कहता है कि भाई एक पक्षकार को हिताधिकार लाभ मिलेगा और दूसरे पक्षकार को शारीरिक क्षति, दायित्व हानि भी हो सकती है। फिर हमने परिभाषा पढ़ी, धारा कौन सी? 2D, किसकी इच्छा पर होना चाहिए? वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। प्रतिफल किसके द्वारा दिया जा सकता है? वचन ग्रहीता अथवा अन्य व्यक्ति। क्या प्रतिफल के लिए अजनबी हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि शब्द क्या प्रयोग किया है? अन्य व्यक्ति। शब्द प्रयोग किया है अन्य व्यक्ति, और अन्य व्यक्ति जो है वो अजनबी को भी शामिल करता है। वर्ड आ रहा है ना ये चीज? कुछ कार्य कर चुका है अथवा नहीं कर चुका है, कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, करने अथवा नहीं करने का वचन देता है। क्या मैं कह सकती हूँ प्रतिफल भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों हो सकता है? परिभाषा से पता चल रहा है ना, एक ही चीज को मैंने 3 बार लिखा है। तो इसे क्या कहा जाएगा? वो कार्य करना अथवा नहीं करना या वचन देना क्या कहलाता है? तुम्हारा प्रतिफल कहलाता है। ये परिभाषा बेटा याद करनी है, हो जाएगी क्या बताओ? ये परिभाषा आपको याद करनी है। क्यों? इसी से प्रतिफल की सारी विशेषताएं बनेंगी, इसी से प्रतिफल की सारी विशेषताएं बनेंगी। तो इसमें देखो स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रतिफल के वैधानिक नियम। पहले इतना पोर्शन चलो करवा देती हूँ आपको। पहले ICI वाली बेटा अभी मिली नहीं है, PDF उसका रेडी हो रहा है, हो जाएगा फिर उसके आगे वहाँ से ले लेंगे। इसमें भी वैसे ही दिया हुआ है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आई थिंक MCC बुकलेट सबके पास है। पेज नंबर बताती हूँ मैं आपको, 16 नंबर पेज। और इससे फ़ायदा ये है कि क्वेश्चन हाथ के हाथ कर पाएंगे, अदरवाइज ICI में क्वेश्चन नहीं होते तो फिर क्वेश्चन के लिए लास्ट में वेट करना पड़ता है। जितना यहाँ पे लिखा है मोर देन सफिशिएंट है। क्यों? पूरा का पूरा तो आप ICI वाला वैसे भी नहीं दे पाते हो, इतना अपने पास टाइम नहीं होता एग्जाम में देने के लिए। जितना ज़रूरी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, और क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में है, तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिफल शब्द से क्या तात्पर्य है और वैधानिक नियम बताइए। क्वेश्चन आया हुआ है मेन एग्जाम में, लिख लो कितने नंबर का आया था? 6 मार्क्स का। 6 या 7 मार्क्स का आता है ये क्वेश्चन, 6 या 7 नंबर का। तो मतलब परिभाषा तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए, और परिभाषा के बाद में जो वैधानिक नियम है वो कोई भी 6 अच्छे से कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रतिफल का अर्थ क्या है? बदले में कुछ। एक अंग्रेजी निर्णय दिया गया था, कौन सा? मीसा क्यूरी, कि एक पक्षकार को तो क्या होगा? अधिकार, हित और लाभ, और दूसरे पक्ष को हानि, क्षति, उत्तरदायित्व वगैरह का वहन करना पड़ेगा। प्रतिफल की परिभाषा कौन सी धारा में दी गई है? 2। किसकी इच्छा पर? वचनदाता की इच्छा पर। देगा कौन? वचन ग्रहीता अथवा अन्य व्यक्ति। कुछ कार्य कर चुका है या करने से परहेज करता है अथवा कर रहा है, करने अथवा नहीं करने का वचन देता है। तो ऐसी गतिविधि मतलब कार्य करना, परहेज मतलब नहीं करना, या फिर वचन देना क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। अब आके बच्चे के पालन पोषण का वचन देता है और बदले में उसे 1000 रुपये वार्षिकी देने का दूसरा पक्षकार वचन देता है, कि क्या हो गया आपका प्रतिफल। बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे पेन वाला एग्जाम्पल था, उसमें भी मैंने बताया मेरे लिए प्रतिफल क्या है? रुपए, जो आप मुझे दे रहे हो। आपके लिए प्रतिफल क्या है? पेन। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। अब किसकी क्या पढ़ने जा रहे हैं? विशेषताएं। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। परिभाषा से देखो, परिभाषा में यही लाइन आ रही थी, वचनदाता की इच्छा पर। जैसे मैंने आपसे बोला मेरा पेन जो है आप 100 रुपये में खरीद लो, प्रतिफल आप दोगे, रुपए आप दोगे, लेकिन दोगे तो मेरी इच्छा पर ना। समझ आ रही है चीज़? किसकी इच्छा पर? वचनदाता की इच्छा पर। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। इसमें 2 कीवर्ड्स हैं, अच्छे से याद रखने हैं। प्रतिफल स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए, तृतीय पक्षकार की इच्छा पर नहीं होना चाहिए। स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए कैसे? देखो, ए ने बी के माल को आग से बचाया, तो बचाने के बाद में क्या ए
इनाम की मांग कर सकता है क्या, ये बताओ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये स्वैच्छिक था। प्रतिफल जो होता है वो किसकी इच्छा पर होना चाहिए? वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। आपने अपनी खुद की इच्छा से कोई काम किया तो बाद में आप पैसों की डिमांड नहीं कर सकते। प्रतिफल कैसा नहीं होना चाहिए? स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए। अर्ध अनुबंध जो होता है वो कब बनता है आपका? कि आपको जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर देंगे। जैसे माल को बचाया और उसको कुछ चोटें आ गई तो आप बोलते जो उसकी मल्लम पट्टी के खर्चे लगे ना उतने बियर कर लेंगे। पर ये तो इनाम मांग रहा है कि मैंने तुम्हारा 15,000 का माल बचाया, मुझे 10,000 रुपये दो। अब ये सही है क्या, ये बताओ? ये तो गलत है ना। रीजनेबल अमाउंट छोटा मोटा लगाए वो तो वो बंदा खुद ही दे देगा, आर्ग्यू करेगा ही नहीं। दिक्कत ये है कि जब अमाउंट कैसा माना जा रहा है? अनुचित, इनाम के रूप में मांग रहे हैं ये तो। दूसरा, तृतीय पक्षकार की इच्छा पर नहीं होना चाहिए। प्रतिफल हमेशा किसकी इच्छा पर होना चाहिए? वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। ठीक है, ये तृतीय पक्षकार की इच्छा पर नहीं होना चाहिए। केस का नाम दिया हुआ है दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव। लीडिंग केस नहीं है, तुम्हें सिर्फ नाम करना है, मैटर नहीं करना। मैं सिर्फ समझा देती हूँ कि हुआ क्या था, याद करने मत बैठना। एक अथॉरिटी होती है जिसका नाम होता है कलेक्टर। कलेक्टर ने रिक्वेस्ट किया किसको? दुर्गा प्रसाद को। और दुर्गा प्रसाद कौन है? वो एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है। और उसको बोला कि तुम जो है वो एक मार्केट का निर्माण करो। अब कलेक्टर की बात मान करके दुर्गा प्रसाद ने एक मार्केट का निर्माण शुरू कर दिया। एक था मिस्टर बलदेव, वो गया दुर्गा प्रसाद के पास और कहता है कि अगर तुमने इस मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग बना करके मुझे एक दुकान दे दी तो मैं तुम्हें जो भी माल मेरा बिकेगा ना उसके ऊपर कमीशन दूंगा। दुर्गा प्रसाद को लगा भाई कलेक्टर से तो पैसे आ ही रहे हैं, इनडायरेक्टली यहाँ से भी कमा लेता हूँ। तो इसने बोला ठीक है, छोटा मोटा ही तो मॉडिफिकेशन करना है, कर देता हूँ। इसने क्या किया? इसने शॉप इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना के इसको दे दी। पर बलदेव जो है उसने वचन दिया था कि मैं कमीशन दूंगा। बलदेव हो गया तुम्हारा वचन दाता। किसको वचन दिया था? दुर्गा प्रसाद को। ये हो गया वचन ग्रहीता। बाद में बलदेव ने कमीशन देने से मना कर दिया। तो फिर जो है ना दुर्गा प्रसाद, उसको गुस्सा आया और उसने क्या किया? बलदेव के खिलाफ वाद प्रस्तुत कर दिया। केस का नाम पड़ गया दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव। मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने बोला दुर्गा प्रसाद को कि भाई आपने मार्केट का निर्माण किसकी इच्छा पर किया है? कलेक्टर। और कलेक्टर इस अनुबंध के लिए कौन है? तृतीय पक्षकार। आपने मार्केट का निर्माण बलदेव वचनदाता की इच्छा पर नहीं किया है, आपने मार्केट का निर्माण कलेक्टर की इच्छा पर किया है। इसलिए आप कुछ भी एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर सकते। ये रिश्वत है एक तरीके से। जब आपको पैसे उस अथॉरिटी से मिल रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली बेनिफिट कमाने की कोशिश नहीं कर सकते। तो लॉ कोर्ट ने क्या बोला? प्रतिफल तृतीय पक्षकार की इच्छा पर नहीं हो सकता। किसकी इच्छा पर होना चाहिए? वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। वचन दाता की इच्छा पर होना चाहिए। केस का मैटर तुम्हें याद नहीं रखना, सिर्फ ये केस तुम्हारी आईसीआई में दिया हुआ है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि दुर्गा प्रसाद अगेंस्ट बलदेव का एक केस दिया हुआ है। समझ आई बात कि नहीं आई? बताओ बेटा एक बार। सेकेंड वाला पॉइंट, तृतीय पक्षकार की इच्छा पर नहीं होना चाहिए, वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। यहाँ पर दुर्गा प्रसाद ने जो मार्केट का निर्माण किया था कलेक्टर की इच्छा पर किया था, ना कि बलदेव की इच्छा पर, इसलिए उसे कमीशन नहीं मिला। हाँ, व्यर्थ माना जाएगा। भाई आपको जो बलदेव है शॉप का प्राइस तो देने को तैयार ही है ना, उसे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इसने क्या कह रहा है कि भाई जितना भी सामान बिकेगा सब पे क्या देना पड़ेगा? कमीशन। ये तो एक तरीके से दुर्गा प्रसाद अपनी खुद की सेटिंग कर रहा है। इधर से भी पैसे ले लिए इसने और अब इधर से भी बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहा है। तो लॉ कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक तरीके से रिश्वत है। अगर इस तरीके को अपनाएंगे तो हर बंदा इससे यही कहेगा कि मार्केट में ये दुकान मेरी इस अकॉर्डिंग बना दो। ये काम इसे पहले ही मना कर देना चाहिए था
कि भाई ये मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं तो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, कलेक्टर के अकॉर्डिंग, वो कहेगा वैसा करना पड़ेगा। समझ आई चीज़? तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए, तृतीय पक्षकार की इच्छा पर नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, वचन ग्रहीता अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। परिभाषा से ही लिया है, परिभाषा में ही दिया हुआ था ना कि वचन ग्रहीता अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। तो मैं कह सकती हूँ प्रतिफल के लिए अजनबी हो सकता है, प्रतिफल के लिए अजनबी हो सकता है। एक केस आया था और इसको नाम से याद करना है, ये लीडिंग केस है, केस स्टडी में भी आता है हमारे, चिन्नैया बनाम रमैया, कुछ कुछ साउथ इंडियन जैसे नाम है, गाना भी बना था है ना, रमैया, हाँ चिन्नैया बनाम रमैया। हुआ क्या था इसमें देखो, एक माँ ने अपनी संपत्ति हस्तांतरित कर दी अपनी बेटी को गिफ्ट के रूप में, और क्या बोला अपनी बेटी से कि मेरी इच्छा है कि तुम्हारे एक मामा हैं जिनकी वित्तीय स्थिति सही नहीं है, तो तुम उनको क्या करो, वार्षिकी का भुगतान करो। उसी दिन उस डॉटर ने, उस पुत्री ने लिखित व हस्ताक्षर युक्त हस्ताक्षर युक्त रिटन और साइन क्या किया, वचन दे दिया कि भाई मैं मामा को 10,000 रुपये की वार्षिकी दे दूंगी। किसने वचन दिया, पुत्री ने, तो ये हो गई वचनदाता। किसको वचन दिया, मामा को। मामा कौन हो गए, वचन ग्रहीता। अब यहाँ पर क्या हुआ कि डी ने वचन तो कर दिया लेकिन बाद में मुकर गई, क्या कहती है कि मुझे मामा से कुछ नहीं मिला, मुझे वचन ग्रहीता से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो प्रतिफल मेरी माँ से मिला है, इसलिए मुझे कुछ भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मामा ने अपनी भांजी के खिलाफ केस फाइल कर दिया, केस का नाम पड़ गया चिन्नैया बनाम रमैया। कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि भाई जो प्रतिफल है उसके लिए अजनबी हो सकता है, माँ के द्वारा दिया गया प्रतिफल मामा के लिए भी वैध है, जब तक मामा जिंदा हैं आपको उन्हें वार्षिकी देनी पड़ेगी। और ऐसा होता है भाई, ऐसा नहीं होता कि भाई आप एक संपत्ति में जो लाभ मिल रहा है वो तो रख लो और जो आप पे दायित्व डाले जा रहे हैं उनको छोड़ दो, ऐसा संभव नहीं होता। यहाँ पे मामा का एक तरीके से हित जोड़ दिया गया है, और ये किसमें है, लिखित में और हस्ताक्षर युक्त। लिखित हस्ताक्षर युक्त नहीं होता तो फिर ये नहीं सही माना जाता, क्योंकि पारिवारिक ठहराव बन के रह जाता बेटा, और पारिवारिक ठहराव बालफर बनाम बालफर लग जाता। इसका लिखित हस्ताक्षर युक्त होना कंपलसरी है, वैध अनुबंध तभी बनेगा, वरना पारिवारिक ठहराव बन के रह जाएगा। एक लाइन में डिसीजन क्या दिया है, प्रतिफल के लिए अजनबी हो सकता है, मामा वार्षिकी भांजी से प्राप्त कर सकता है। तीसरा पॉइंट है निष्पादित व निष्पादकीय प्रतिफल। निष्पादित मतलब कार्य पूरा हो चुका है, और निष्पादकीय मतलब भविष्य में पूरा होगा। तो मतलब अगर कार्य का निष्पादन कर दिया तो किस में जाएगा, निष्पादित, और अगर निष्पादन का वचन दिया तो किस में जाएगा, निष्पादकीय। ए ने बी से बोला मेरी साइकिल खरीद लो 5,000 में, बी ने हाथों हाथ उसको 5,000 रुपये दे दिए, और ए कहता है मैं साइकिल की सुपुर्दगी तुम्हें कल दूंगा। बी के लिए निष्पादित और ए के लिए निष्पादकीय। समझ आई चीज कि नहीं आई, बताओ बेटा। प्रतिफल भूत, भविष्य तथा वर्तमान हो सकता है, ठीक है। 2D में तीनों टेंसेस यूज हो रहे थे, तो अब इसी चीज को मैं कहाँ से करवा रही हूँ, एक बार इतने पॉइंट्स ले लो 4th तक, इससे अपनी बुक से जो आपको याद करना है उतना देखो। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। प्रतिफल वचनदाता की इच्छा या प्रार्थना पर किसके द्वारा दिया जाता है, वचन ग्रहीता या तृतीय पक्षकार द्वारा दिया जाना चाहिए। लेकिन होगा किसकी इच्छा पर, वचनदाता की इच्छा या प्रार्थना पर। किसी तृतीय पक्षकार द्वारा दिया गया प्रतिफल वैध नहीं माना जाएगा, और ये स्वैच्छिक भी नहीं होना चाहिए। ये देखो इसने दिया एग्जाम्पल, पढ़ो इसे। बाद में इनाम की मांग नहीं कर सकता, क्योंकि ये कार्य उसने कैसे किया है,
स्वैच्छिक रूप से किया है। तो तुम्हारी चीज़, दो चीज़ें आ जानी चाहिए, एक तो स्वैच्छिक नहीं होना चाहिए और दूसरा तृतीय पक्षकार की इच्छा पर नहीं होना चाहिए। हमेशा किसकी इच्छा पर होना चाहिए? वचनदाता की इच्छा पर होना चाहिए। फिर आया वचन ग्रहीता या तृतीय पक्षकार द्वारा प्रतिफल दिया जा सकता है। भारत में प्रतिफल वचन ग्रहीता या अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाना चाहिए जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है। दिया जाना चाहिए कि ये लिखना दिया जा सकता है। प्रतिफल वचन ग्रहीता अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। अब चिन्नैया रमैया है ये केस का नाम। चिन्नैया रमैया के केस का डिसीजन पढ़ो बेटा, ये वाला चिन्नैया रमैया। आ ने संपत्ति हस्तांतरित करी अपनी बेटी को इस निर्देश के अनुसार कि बेटी मामा को एक क्या देगी? वार्षिकी, जैसा कि यह द्वारा किया गया है, कहा गया है। जबकि लड़की ने भाई के पक्ष में लिखित एक ठहराव किया, तत्पश्चात उसने अपने वचन को पूरा करने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि अ के भाई की ओर से कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। न्यायालय ने निर्णय दिया अ का भाई वाद दायर करने के लिए अधिकृत है, वो केस फाइल कर सकता है। और एक लाइन में बोले डिसीजन क्या है वो लिखो साइड में। प्रतिफल के लिए अजनबी हो सकता है, प्रतिफल के लिए अजनबी हो सकता है, प्रतिफल के लिए अजनबी हो सकता है। मतलब प्रतिफल अजनबी द्वारा भी दिया जा सकता है। माँ द्वारा दिया गया प्रतिफल मामा के लिए भी वैध है। जब तक मामा जिंदा है उन्हें वार्षिकी का भुगतान करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। नेक्स्ट आया तुम्हारा निष्पादित और निष्पादकीय। निष्पादित और निष्पादकीय। निष्पादित में क्या है? एक प्रतिफल जो किसी गतिविधि के निष्पादन में सन्निहित होता है क्या माना जाएगा? निष्पादित। और निष्पादन का वचन दिया गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? निष्पादकीय। ठीक है, ये उदाहरण पढ़ के देखो। मैंने तुम्हें साइकिल का एग्जाम्पल दिया था, इन्होंने गेहूं का लिया है, बस इतना ही अंतर है। गतिविधि का निष्पादन कर दो तो निष्पादित, और निष्पादन का वचन दो तो निष्पादकीय। तुरंत पूरा होता है तो निष्पादित में लेते थे। अनुबंध का प्रकार याद करो। भविष्य में पूरा हो तो किस में लेते थे? निष्पादकीय में। ए ने तो भुगतान कर दिया और बी वचन दे रहा है, तो ए के लिए क्या हो गया? निष्पादित, और बी के लिए क्या हो गया? निष्पादकीय। सही है कि नहीं बताओ मुझे। नेक्स्ट आ रहा है प्रतिफल की पर्याप्तता। इससे पहले हमने वो वाला पॉइंट पढ़ लिया है, भूत भविष्य वर्तमान वाला। पॉइंट नंबर एच आ रहा है, भूतकालीन प्रतिफल करके लिखा हुआ है। प्रतिफल भूतकालीन, भावी और वर्तमान तीनों हो सकता है। इसमें एक दो लाइनें लिख लो बेटा। भूतकालीन प्रतिफल भूतकालीन प्रतिफल पूर्व आग्रह पर दिया जाता है। भूतकालीन प्रतिफल पूर्व आग्रह पर दिया जाता है। भावी प्रतिफल भावी आग्रह पर व वर्तमान प्रतिफल वर्तमान आग्रह पर दिया जाता है। इंग्लैंड में भूतकालीन प्रतिफल नहीं होता। इंग्लैंड में भूतकालीन प्रतिफल नहीं होता। वहां पे सिर्फ दो होते हैं, वर्तमान और भावी।
वहाँ भूतकालीन प्रतिफल नहीं होता। बेटा किसी ने आपके लिए कोई काम किया, उसके लिए उसे आप आज पैसे दे रहे हो, भूतकालीन प्रतिफल। अभी कोई काम किया, उसके लिए अभी दे रहे हो, वर्तमान प्रतिफल। कोई भविष्य में आपके लिए काम करेगा, उसके लिए आप उसे आज पैसे दे रहे हो, भावी प्रतिफल। आप 2D धारा देखो, उसमें तीनों टेंस आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, बताओ। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो प्रतिफल है वो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों हो सकता है। इंग्लैंड में भूतकालीन प्रतिफल नहीं होता। भूतकालीन प्रतिफल पूर्व आग्रह पर दिया जाता है, वर्तमान प्रतिफल वर्तमान आग्रह पर दिया जाता है, और भावी प्रतिफल भावी आग्रह पर दिया जाता है। भूतकालीन प्रतिफल अभी मैंने बताया, आपने कोई काम किया था, उसके बदले में मैं आपको आज पैसे दे रही हूँ, भूतकालीन प्रतिफल। अभी आपने कोई काम किया, उसके लिए मैं आपको पैसे दे रही हूँ, वर्तमान प्रतिफल। आप भविष्य में कोई काम करोगे, उसके लिए मैं आपको रेम्यूनरेट कर रही हूँ, वो हो गया तुम्हारा भावी प्रतिफल। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब जो पॉइंट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। प्रतिफल की पर्याप्तता, प्रतिफल की पर्याप्तता, इसको समझेंगे पहले और फिर कहाँ से लेना है ये भी बताऊंगे। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर कहाँ से लेना है आपको बता देती हूँ। बेटा कुछ ना कुछ प्रतिफल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वह पर्याप्त हो। कुछ ना कुछ प्रतिफल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वह पर्याप्त हो। भाई ज़रूरी नहीं है 10 लाख की चीज़ 10 लाख में बिके, 1 लाख में भी बेच दो, कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बशर्ते क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति। भाई मुसीबत के समय में लोग अपनी महंगी चीज़ भी सस्ते दामों में बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र सहमति। न्यायालय कब देखता है कि प्रतिफल पर्याप्त है या नहीं है, सिर्फ एक स्थिति में, जब एक पक्षकार की स्वतंत्र सहमति पर सवाल उठाया जाता है। जब एक पक्षकार कहता है कि भाई मुझे तो मजबूर किया गया था, डराया गया था, धमकाया गया था और कहा गया था कि 10 लाख की प्रॉपर्टी 1 लाख में ट्रांसफ़र कर दो, तब मैंने ये काम किया, तब वो देखता है न्यायालय कि क्या सच में प्रतिफल कम है। अदरवाइज न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक केस आया था बोल्टन मॉडर्न का। बोल्टन मॉडर्न के केस में बोला गया था कि भाई अनुबंध करते समय पक्षकारों का दायित्व बनता है कि वो निर्धारित करे कि कितना प्रतिफल होना चाहिए। यह निर्धारित करने का दायित्व न्यायालय का नहीं है। पक्षकारों को अनुबंध करते समय डिसाइड करना चाहिए कि कितना प्रतिफल होगा, यह डिसाइड करने की पावर न्यायालय के पास नहीं है। धारा 25 स्पष्टीकरण नंबर 2 क्या कहता है कि अपर्याप्त प्रतिफल के कारण अनुबंध व्यर्थ नहीं होता। अनुबंध क्या माना जाएगा, वैध माना जाएगा। कुछ ना कुछ प्रतिफल होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वह पर्याप्त हो, वचन के समतुल्य हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 10 लाख की चीज़ किस में बिके, 10 लाख में, 1 लाख में भी बिक सकती है, कोई डाउट नहीं है। समझ आई चीज़ कि नहीं आई, बताओ बेटा। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे एग्जाम में शॉर्ट नोट आता है। कितने नंबर का, 4 नंबर का, 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट आता है ये हमारे। और इसका आंसर कैसे करना है वो भी बताती हूँ तुम्हें। देखो एमसीसी बुकलेट में पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, और ये क्वेश्चन आपकी आईसीआई के पीछे भी दिया हुआ है। सेम टू सेम आंसर ये आईसीआई का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 18। आज यहाँ तक लेते हैं बेटा, कल मैं कंप्लीट कराती हूँ ये वाला, टाइम हो गया अपना। तो मुझे याद दिला देना क्वेश्चन करवाना है, ये वाला दिला दोगे? तो चलो आज यहाँ तक का लेते हैं। भूतकाल में प्रतिफल कैसे प्राप्त होगा? बेटा भूतकाल में कार्य होता है, प्रतिफल आप आज देते हो, भूतकाल में प्रतिफल तो नहीं हो सकता ना। तो इसको इसी तरीके से बोला जाता है कि आपने पहले कोई कार्य किया, उसके लिए मैं आपको रुपए दे रही हूँ, तो भूतकालीन प्रतिफल है। क्या क्या चीज? आउटस्टैंडिंग, हाँ आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन हो गई ना, एक तरीके से काम पहले कर लिया और पेमेंट कर रही हूँ बाद में। वॉइस नहीं प्रॉपर आ रही बेटा। सैलरी डे टू डे मिलती है क्या? सैलरी डे टू डे तो नहीं मिलती है। देखो सारे प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। कई बार होता है वो दहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, उनको तो डेली के हिसाब से मिलती है। कई बार उनकी डिसाइडेड होती है, मंथली बेसिस पे मिलती है। कईयों को होती है वो 6 महीने के बाद में मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली सबकी टर्म्स अलग अलग होती हैं, एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। कोई क्वेरी है किसी की बेटा, पूछ सकते हो आप लोग मुझसे।
कोई भी किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कल आपको क्या याद करना है वो सुनो। कल आपको याद करना है समझौते व ठहराव में अंतर, पहली चीज। दूसरा, वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व। सॉरी, समझौते और अनुबंध के बीच में आपको अंतर देना है। समझौते और अनुबंध के बीच में अंतर कर लेना, और साथ में क्या करना, साथ में आप वो वाला करना कि वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, साथ में आप वो ले सकते हो अनुबंध के प्रकार। तो अनुबंध के प्रकार तक पढ़ लेना, अनुबंध के प्रकार तक कर लेना। क्या क्या करके आना है, समझौते और अनुबंध के बीच अंतर, वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व की रीडिंग लगानी है, पूरी की पूरी 3rd यूनिट पढ़ ली अब तो उस पर, ठीक है। और नेक्स्ट क्या करना है, अनुबंध के प्रकार, इतने पढ़ना, ठीक है। तो अपन यहाँ तक करते हैं आज, कल आगे लेंगे।